नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। ईरान ने वो हाल कर दिया ट्रंप जिसके हकदार थे। सोचिए, छोटी छोटी बच्चियों के शरीर को नोचने वाला नेता जब इतना हिंसक हो जाए कि ईरान के मासूम बच्चियों की 200 बच्चों की हत्या कर दे, तो उसके संग नीचर को यही करना चाहिए जो ट्रंप के संग हो रहा है। अमेरिका में विरोध बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने ईरान अमेरिका इजरायल के लड़ाई पर, विश्व गुरु की चुप्पी पर और पवन खेड़ा के संग्राम पर विस्तार से बातचीत की है। अरविंद केजरीवाल की हिम्मत, जो उन्होंने जज से कह दिया आपसे मैं न्याय की उम्मीद नहीं है, उसमें चर्चा है। ध्यान से सुनिए केपी मलिक की बात। 4PM में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आपका केपी मलिक साहब। जी धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मलिक साहब, शुरुआत करते हैं ईरान के मसले पर। ट्रंप बौखला गए हैं। ईरान ने एकदम मना कर दिया है कि हम तुम्हारी शर्तें मानेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर होमस स्टेट के पास कोई जहाज गया तो हम तबाह कर देंगे। और ऐसी गीदड़ भपकी वाली धमकी एक बार नहीं, ट्रंप कई बार दे चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ट्रंप अब अपनी चालों में इतनी बुरी तरह उलझ गए हैं? अमेरिका में जितना विरोध बढ़ता चला जा रहा है वो बहुत खतरनाक होता जा रहा है। आपको लगता है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे देश में दखल देते देते अपने ही देश में फंस जाए ट्रंप बाबू, और ट्रंप चचा का हाल वैसा ही हो जाए जैसा बाकी मुल्कों का हुआ था। तानाशाह की उम्र बहुत लंबी नहीं होती और तानाशाही कितनी जल्दी खत्म होती है ये अमेरिका में दिखा दिया। अमेरिका के लोग बड़ी संख्या में विरोध में आ रहे हैं। क्या देखते हैं आप इस युद्ध का अंजाम? संजय देखिए, हमारी जैसे कल भी बात हुई थी, मैंने ये कहा था कि दोनों देशों में लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। ईरान में लोग सड़कों पे इसलिए उतरे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई समझौता नहीं होगा, लड़ाई होगी। लोग उत्साहित कर रहे हैं वहां के शीर्ष नेतृत्व को। और दूसरी तरफ लोग सड़कों पर उतरे हुए अमेरिका में, वो कह रहे हैं युद्ध तत्काल बंद कीजिए, हमारा युद्ध नहीं है, ये इजराइल का युद्ध है। ये तो आपको ग्राउंड रियलिटी आपको समझ लेनी चाहिए। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि ट्रंप की बंदर भभकी है, ट्रंप की कोई बंदर भभकी पहली बार तो आई नहीं है। वो तो 1.5 महीना हो गया इस युद्ध को चलते हुए। कभी सीज फायर कर देते हैं 24 घंटे के लिए, कभी 48 घंटे के लिए, कभी 10 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए। और अभी भी जो इन्होंने ये वार्ता की थी, तथाकथित शांति वार्ता जिसको हम कह रहे हैं, ये भी ट्रंप का ही पैतरा था कि उनको समय मिल जाए कि वो अपने जितने जहाज हैं, अपनी सेना है, उसको हॉर्मुज के पास ले आए। हॉर्मुज के पास वो अपने शिप और दूसरे तमाम तामझाम तो लेके आ गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने। अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा है कि हम किसी को अंदर जाने ही नहीं देंगे। और इधर से चाइना का भी बयान आ गया है। चाइना अभी तक तो कुछ बोल नहीं रहा था, वो भी एक्टिव हो गया है, क्योंकि लगभग 50-55 से ज्यादा जहाज जो हैं तैयार हैं चाइना के, जो वहां से निकलने वाले हैं, चल रहे हैं, रास्ते में हैं या हॉर्मुज के आसपास हैं। उसमें कुछ में तेल है, कुछ में दूसरा सामान है जो ईरान से आता है, वो सामान आ रहा है। तो यहाँ देखना दिलचस्प होगा क्या ट्रंप की हिम्मत चाइना के शिप को टारगेट करने की होगी। जैसा कि उन्होंने लिमिट दी थी कि भैया हम हमला करेंगे, भारतीय समय के अनुसार वो 7:30 बजे लिमिट खत्म हो गई है। तो 7:30 बजे से अभी तक तो कोई सूचना ऐसी आई नहीं कि उन्होंने किसी शिप को उड़ा दिया हो। तो ये तो सीधी सीधी बंदर भभकी तो है ही, और बंदर भभकी वो देते रहते हैं, उसके लिए वो है ही, उनका थोड़ा बहुत चेहरा भी मिलता है, खैर वो तो आप जानते ही हैं। दूसरी बात ये है कि ट्रंप ने जो नाकेबंदी की है वो फेल हो गई है, ये पास हो गई, इसकी चर्चा लोग कर रहे हैं। और ईरान का क्या सोचना है, ईरान का क्या अगला कदम हो सकता है, मेरी नजर में संजय जी ये लग रहा है कि ईरान भी चुपचाप बैठा है और ईरान अपनी तरफ से पहले कभी भी कोई हमला नहीं करेगा। आज तक भी अगर आप देखेंगे ईरान हमेशा डिफेंस में उतरा है। तो अगर अमेरिका जरा सा भी कुछ करता है तो उसका जवाब भारी तादाद में, भारी तरीके से ईरान देगा। अमेरिका अगर ऐसा कुछ करता है कि हमला करने की कोशिश करता है, उनके परमाणु ठिकानों को छेड़ता है, तो उनके जो चारों तरफ परमाणु ठिकाने हैं उस जगह के, वहां पे तेल में भी आग लगेगी, परमाणु ठिकानों में भी आग लगेगी और उसके बाद बड़ी तबाही होगी। अब इतना रिस्क लेने की औकात अमेरिका की है, मुझे नहीं लगता है
क्योंकि आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भी बयान आया है, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने सीधा सीधा हमला इजराइल पे बोला है कि उनको लेबनान का युद्ध तत्काल बंद कर देना चाहिए। तो अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, वो दबाव में है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से दुनिया में माहौल बना हुआ है, और इसमें रशिया और चाइना को हम देखते हैं जो अभी तक चुप बैठे हुए थे, अब हम साफ कह सकते हैं कि चाइना तो बुरी तरह इन्वॉल्व है, और इसका शक तो अमेरिका को भी हो गया है। और अमेरिका ने साफ कहा है कि भाई चाइना को क्या आप हथियार नहीं देंगे ईरान को, तो क्या वो अमेरिका के कहने से मानेगा क्या? तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर 2-4 शिप चाइना के अमेरिका उड़ा दे तो फिर ईरान साइड पे हो जाएगा, चाइना और अमेरिका अपने आप ही निपट लेंगे। ये भी तो संभावना बन सकती है। और क्या अमेरिका में इतनी हिम्मत बची हुई है कि वो चाइना को झेल ले? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ट्रंप किसी स्थिति में नहीं है कि कुछ करेंगे। हाँ, बंदर भभकियां वो देते रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, मीडिया में बयान देते रहेंगे, ये उनका चलता रहेगा। जी मलिक साहब, आंतरिक तौर पर जो अमेरिका में विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, पहले भी देखा आपने, लाखों करोड़ों लोग सड़क पर आ गए, और इन परिस्थितियों में एक बेचैनी पैदा है अमेरिका के अंदर, क्योंकि पूरी जो अब तक भ्रम था कि अमेरिका सुपर पावर है, ईरान ने एक झटके से उसको खत्म कर दिया। ईरान अब एक नई दुनिया की तीसरी पावर बन के आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सऊदी देश थे, जो खाड़ी के देश थे, जो अब तक अमेरिका का सपोर्ट करते थे कि अमेरिका बचा लेगा उनको, अब उनको भी समझ में आ रहा है कि अमेरिका तो खुद ही नहीं बच पा रही है, हमारा क्या बचाएगा। सऊदी है, दुबई है, इन सब में बहुत नुकसान भी हुआ है अमेरिका का साथ देने की वजह से। तो अमेरिका की जो एक ब्रांडिंग थी कि हम सबसे बड़ी ताकत हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या उस युद्ध ने उस ताकत को, उस ब्रांड को खत्म कर दिया? क्या लगता है आपको? नहीं संजय जी, इस युद्ध में तो कोई दो राय है ही नहीं कि अमेरिका का तो नुकसान हुआ ही है इसमें, उसकी साख खत्म हुई है, उसके डॉलर की जो धमक चलती थी वो खत्म हुई है। वो जो सिक्योरिटी बता रहा था मिडिल ईस्ट के देशों को और बाकी जापान जैसे देशों को, तो अभी जब चौधराहट बता रहा था, वो चौधराहट खत्म हो गई। आपने देखा पिछले दिनों जापान ने तो सीधा मना कर दिया कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं। और धीरे धीरे ये मिडिल ईस्ट के जितने देश थे, धीरे धीरे वो भी कंट्रोल से बाहर जाते हुए लग रहे हैं। अब दुबई में जितना बड़ा नुकसान हुआ है, दूसरा बाकी जो दूसरे जहां पे अमेरिका के अड्डे हैं वहां पे जो नुकसान उन देशों का हुआ है, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो इसीलिए मारे जा रहे हैं कि बेस है वहां पे, अमेरिकन बेस है, इसलिए ईरान हमला कर रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। और अमेरिका कह रहा भैया खुद बचो, मैं अपने आप को बचाऊं कि तुम्हें बचाऊं। तो अमेरिका उनको बचा नहीं पा रहा है, तो इसलिए खुद सकते में है। अब वो कर कुछ नहीं सकते, अभी फंसे हुए हैं वो, लेकिन बाद में तो डिसीजन वो भी लेंगे, वो भी आकलन करेंगे। दूसरी बात यह है कि लगातार जिस प्रकार से चाइना का युआन बढ़ रहा है, चाइना का और डॉलर में लगातार गिरावट आ रही है, और बिजनेस ये इस तरह का शुरू हो गया है, तो अमेरिका को आगे आने वाले समय में ये भी डर है कि अगर बिजनेस डॉलर के बजाय युआन में, या सब अपने देश से अपना, ईरान अपने नोट में करने लगे, भारत रुपये में करने लगा, तो फिर अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। डॉलर का नुकसान होने का मतलब ये है कि अमेरिका कई साल पीछे चला जाएगा, और नई शक्ति के रूप में फिर चाइना उभरे, रशिया उभरे, और ईरान तो आपसे डरेगा ही नहीं। अब आप देखिए कि ईरान के साथ धीरे धीरे टर्की भी धीरे धीरे साफ कर रहा है कि उनके साथ जा रहा है। तो ईरान के साथ आने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है, और भारत मौन है। अगर यही स्थिति रही तो एक न एक दिन भारत को भी ईरान के साथ आना पड़ेगा। ईरान के साथ भारत आमने सामने क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, इसकी सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन मौखिक रूप से ईरान के साथ भारत है। भारत के ज्यादातर लोगों की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ है, ये ईरान महसूस करता है। इसलिए वो भारत पे कोई प्रतिबंध या भारत के जहाजों को उस तरह स्ट्रिक्टली नहीं रोक रहा है, ये मेरा मानना है संजय जी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए वो मान रहा है और महसूस नहीं कर रहा। लेकिन इस बीच में जो पाकिस्तान की ताकत बड़ी है, ईरान को, अमेरिका को उसने बुला के बातचीत तो करा दी। बातचीत विफल रही, सफल रही, अलग विषय है। हमारे यहाँ के गोदी मीडिया के एंकर सब क्रिटिसाइज कर रहे थे, कामयाबी नहीं मिली, ये पाकिस्तान चले गए, भुखमंगे देश चले गए, आतंकी देश चले गए। किसी गोदी मीडिया ने ये नहीं पूछा कि हमारे विश्व गुरु जो थे वो इतने साल बाद वो लौटते लौटते उन्होंने भी पाकिस्तान में जहाज उतार दिया था। नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने चले गए थे, बिरयानी अम्मी जी को गिफ्ट,
ये सब तो प्रधानमंत्री जी ने किया, विश्वगुरु जी ने किया। तो जब वो उसके बाद में हमें बदले में पाकिस्तान ने कई सारे हमले दिए, तो हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए, हम पाकिस्तान को अलग थलग करें, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में पाकिस्तान की ताकत बढ़ी और हम कुछ कर नहीं पाए। क्या ये हमारी खराब विदेश नीति है? इसके बाद हमें विदेश मंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए, किसी एक योग्य आदमी को ऐसा विदेश मंत्री बनाना चाहिए जो कम से कम दुनिया में हमारे देशों से संबंध स्थापित करे, हमारी छवि तो बेहतर बनाए। मुझे लगता है कि नाकारा विदेश मंत्री अब तक भारत ने कभी देखा नहीं इससे पहले। नहीं, देखिए संजय जी, हमारी कोई विदेश नीति है ही नहीं और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। हमें पाकिस्तान को अलग थलग हम बाद में करेंगे। पहले हम वेस्ट बंगाल को अलग थलग करें, आसाम को करें, हम लोग तमिलनाडु में अपना जुगाड़ देखें, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। दुनिया भले ही दुनिया हो, चाहे बाकी देश हो, भले ही वो ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध की बात करें, हम अपने चुनाव में लगे हुए हैं। भाई, हमें 5 राज्यों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाना है। अगर 3 राज्यों में नहीं भी आती है दक्षिण भारत के, तो कम से कम 2 राज्यों में आए और उसके बाद हमें भाई आपके प्रदेश यूपी में आना है। अब देखा ना कि आपने विनोद तावड़े को पटना से उठा के फटाफट भेजा के जाओ यूपी में देखो। तो हमें अब यूपी देखना है। हमें ईरान से क्या लेना दी, पाकिस्तान से क्या लेना देना? पाकिस्तान क्या कर लेगा? हमारा पाकिस्तान हमसे बड़ा भी हो गया तो हमें क्या दिक्कत है? हमें तो अपना देखना है। तो हमारी यही विदेश नीति है। दूसरा संजय जी, अगर इस बात को सीरियसली देखें, हमारे देश का तो चाहे विदेश मंत्री हो चाहे मीडिया हो, वो तो खुद मस्करेपन में आए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन मेरा मानना निजी तौर पे ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज किया है इसके लिए। पाकिस्तान को खाली सामने दिखा के शांति वार्ता का ढोंग बना के 5 दिन की मोहलत ली थी ट्रंप ने, और 5 दिन में उन्होंने अपनी तैयारी की है। जो उनके शिप आज दिखाई दे रहे हैं आपको ईरान के आसपास या हॉर्मुज के आसपास, वो अमेरिका से उन्होंने भेजने के लिए, अपनी सेना को आगे बढ़ाने के लिए ये शांति वार्ता का एक ढोंग किया था। और ये बात बखूबी जानता था ईरान भी कि होना कुछ नहीं है, लेकिन ईरान को भी अपनी तैयारी करनी थी। तो ईरान ने भी इस 5 दिनों में अपनी तैयारियां की हैं अपने देखिए संजय जी, आपको पता है जब युद्ध होता है तमाम तरह के नुकसान होते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं, तमाम तरह के लोग घायल होते हैं। उनको आपको स्वास्थ्य में हॉस्पिटल ले जाने के लिए सुविधाएं देनी होती है, किसी को हटाना होता है, मोर्चे बदलने होते हैं, रणनीति बदलनी होती है। तो इसीलिए ईरान को पता था, तो ईरान भी इस वार्ता में उसी तरह से शामिल हुआ। पता उसको भी था कि रिजल्ट कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि इजराइल तो आया नहीं था। इजराइल ने कोई बहुत ज्यादा अपना वो दिखाया भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया, क्योंकि इजराइल को भी पता था कि ये नाटक है, इसमें कुछ होना नहीं है। और इसी बीच में ये भी हुआ कि इजराइल में भी बताते हैं कि मिसाइल का इनका टोटा हो गया था, वहां पे भी कमी हो गई थी, तो अमेरिका से वहां भी माल पहुंचाया गया है। तो एक हिसाब से तो ये 5 दिन युद्ध की शांति के लिए नहीं, युद्ध का सीज फायर था असली में, कि हम लोग अपने मोर्चे तैयार कर सके। ये मेरा मानना है। दूसरी बात, अगर आप भारत की करते हैं, हिंदुस्तान की विदेश नीति की करते हैं, संजय जी, ये दुर्भाग्य है। मैंने तो इस पे आर्टिकल भी लिखा था कि अमेरिका का शिखंडी बना है पाकिस्तान। लेकिन कुछ भी बना हो, ये बात भी आपकी वाजिब है कि आज कम से कम पाकिस्तान विश्व के इतिहास में ये तो नाम लिखवा गया कि भाई जब दुनिया में इतना भयंकर युद्ध चल रहा था तो शांति वार्ता का गवाह बना था इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में तमाम देश बैठे थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उसमें मध्यस्थता निभा रहे थे। तो इतिहास में तो शहबाज शरीफ का भी नाम आ गया और उनके सेनापति का भी नाम आ गया, जिसका कोई काम नहीं था, क्योंकि सेनापति तो बैठता नहीं है वार्ता में, लेकिन उनका भी आ गया। तो वो तो अमर हो गए इतिहास में। हमारे वालों का भी आ गया नाम। ऐसा नहीं है कि हमारे वालों का नाम नहीं आया, हमारे वालों का नाम भी आया कि इस प्रकार की दलाली हम नहीं करते, हम दलाल नहीं हैं, हम ये नहीं, हमारा भी नाम इतिहास में आ गया। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बात तो है ही, लेकिन भारत के लिए भी कोई कम बात नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक में तो हम भी आ गए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपने बात करी उत्तर प्रदेश में तावड़े जी के आने की, तो नोएडा में बहुत भारी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू किया गया। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी फ्लाइट तो शुरू नहीं हुई, बड़ा नोएडा का ढिढोरा पीटा गया और आज वही नोएडा जल उठा। मजदूरों के प्रदर्शन पे जिस तरह से जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। मजदूरों को हक मिलना चाहिए। आप एक तरफ तरक्की करो, दूसरी तरफ मजदूरों के घर में दिए ना जलें, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होता है? आप गरीबों का, मजदूरों का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली जा रही है। इन पूरे घटनाक्रम पे नोएडा पे आपकी क्या टिप्पणी है?
देखिए संजय जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से देश में महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, ये किसी से छुपा नहीं है। जो थोड़ा मध्यम वर्गीय है या थोड़ा सा ठीक ठाक हालत में है, उसको तो ये चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्ग से नीचे आते हैं, किसी तरह गुजारा करते हैं, उनके लिए बड़ा दिक्कत वाला समय चल रहा है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे जो ये नोएडा में आपने देखा है, ये सब श्रमिक और मजदूर लोग हैं जिनको पैसे की किल्लत हो रही है। और यहाँ खाली आप मजदूरों की बात ना करिए कि हम एक तरफा बात करें कि भाई मजदूर सड़क पे उतर गए हैं, फैक्ट्रियों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं व्यापारी भी, जो फैक्ट्री का मालिक है, वो भी परेशान है, क्योंकि उसका आयात भी रुका हुआ है, निर्यात भी रुका हुआ है। अब आयात निर्यात चलता रहेगा, सिस्टम सारा रहेगा, तभी तो वो तनख्वाह दे पाएगा, नहीं तो वो कहां से देगा। तो इसीलिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि सरकार की क्या तैयारी है, सरकार युद्ध के हालात देखते हुए क्या रणनीति बना रही है, इसका लेखा जोखा तो किसी के पास है नहीं। यहाँ तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो रही है कि प्रधानमंत्री जी आज यहाँ जाएंगे, आज हमारे पास कल का सारा एजेंडा आ गया, प्रधानमंत्री जी कहाँ कहाँ जाएंगे, गृह मंत्री जी कहाँ कहाँ जाएंगे, नड्डा जी कहाँ कहाँ जाएंगे। ये एजेंडा नहीं आ रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी और फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगी कि हम किस प्रकार की राहत बिजनेसमैन को और दूसरे कारखानों के मालिक को दे रहे हैं। वो कोई नहीं बता रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि भैया आपने फैक्ट्री लगाई है, आपने मजदूरों को रखा है, आप निपटिए। वो तो हालात पे छोड़ देते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने तो इशारा कर ही दिया था, अगर आपको याद हो, कि कोरोना जैसे हालात होंगे। तो कोरोना जैसे हालात होंगे तो लोग अपने बलबूते निपटे थे, मजदूर अपने पैदल गए थे, ट्रेनें तो चल नहीं रही थी, बसें थी नहीं, और हम लोग सब अपने घरों में दुबके हुए थे और मजदूर पैदल जा रहे थे। तो वही इशारा है। तो मजदूर समझ गए हैं कि हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यही सोच के शायद मजदूर सड़कों पर उतरे हैं। और पुलिस है कि उनको गिरफ्तार कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। और एक क्रांतिकारी मंत्री हैं आपके यहाँ के, जो श्रम मंत्री हैं आपके यहाँ के, उन्होंने कह दिया कि इसमें कुछ आतंकवादी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पीछे कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं, वो भी शामिल। देखिए कितना बढ़िया है। अब 2-4 को अगर अंदर करना हो, इसी बहाने कर दीजिए। और दूसरी मजेदार बात संजय जी ये देखिए कि नोएडा के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो नोएडा की डीएम है वो कौन है, और जो नोएडा की कमिश्नर है वो कौन है। अब कमिश्नर तो हमारे राजेश्वर भाई की पत्नी है, लक्ष्मी जी, और डीएम जो है, जो आपके ज्ञानादेश वाले ज्ञानेश जी हैं, उनकी बेटी है। तो भारतीय जनता पार्टी से तो सीधा सीधा कनेक्शन है ही, तो व्यवस्था सारी संभालनी है। और इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका है, ये भी थोड़ा तड़का लगाना है। और थोड़ा सा विपक्ष का तड़का लग गया और थोड़ा सा आतंकवादी वाली खबर का तड़का लग गया और मामला पिटम पिट हो गया। मजदूर जाए, अंदर करो उनको, तो आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हो। तो आप अगर इस तरह की चीजें देख रहे हैं और आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं, अब यहाँ न्याय क्या हो, मजदूरों के हक में आप क्या कर रहे हैं, इस पे क्या कोई कमेटी बनाई गई है, क्या कर रही है, ये सरकार को आगे आके बताना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है, बताना चाहिए। और उधर बीजेपी तो पवन खेड़ा के पीछे लगी हुई है। असम के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए क्योंकि पवन खेड़ा को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। राहुल गांधी ने कहा कि इससे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, सरकार आएगी तो ये जेल में होंगे, इस तरह के बयान आए हैं। पवन खेड़ा बनाम हेमंत विश्व आपकी लड़ाई नहीं चल रही है। एक बार उनको एयरपोर्ट पे पकड़ने पहुंच गए थे असम की पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था। इस पूरे प्रकरण पे क्या नुकसान हुआ है हेमंत विश्व का, छवि पे डेंट पड़ा है, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए संजय जी, अगर आप देखेंगे हेमंत शर्मा जो है, पहली बात तो हेमंत शर्मा बिलबिलाए हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो पाताल से भी खींच लाता उनको, और बाद में मैं खींच के लाऊंगा और पेलूंगा इसको। ये देखिए कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इससे भ्रष्ट व्यक्ति नहीं है, तो राहुल गांधी तो अच्छे से जानते हैं इनको। ये तो पहले राहुल गांधी के ही चेले हुआ करते थे, पहले तो ये कांग्रेस में ही थे। तो राहुल गांधी तो इनकी नस नस से वाकिफ है। और यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2015 में इनकी बुकलेट बनाई थी भ्रष्टाचार की, और कह रहे थे इनको जेल को चक्की पिसवाएंगे और इनको फांसी चढ़ाएंगे। और जैसे ही ये भाजपा में आए, ये दूध के धुले हो गए। लेकिन एक चीज यहाँ देखने को मिली है कि जितने दिन से ये पवन खेड़ा का और हेमंत शर्मा का विवाद चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी मौन साधे हुए है। भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया है, उसके जो है टाइपिंग खराब हो गई है मशीन उनकी।
मैसेज टाइप नहीं हो पा रहे हैं, टेलीकास्ट नहीं हो पा रहे हैं उनके मैसेज, मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं है, तो हेमंत बिश्व शर्मा को अकेला छोड़ दिया है। और वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, वहां भी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। मुझे ये लग रहा है कि मोदी जी से प्रभावित हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग या पदाधिकारी भी, कि अपने हाल पे रहें भैया, कोरोना जैसा हाल है, अपना संभालिए। तो अब उन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया हेमंत बिश्व शर्मा को। हेमंत बिश्व शर्मा इस बात से घबरा रहे हैं कि भाजपा ने अगर मुझे इस तरह से छोड़ दिया है और चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले इस प्रकार की घटना हुई है, तो वहां पे वोटिंग फीसदी बढ़ा है, वोटर फीसद अगर बढ़ा है, तो उससे कहीं ना कहीं हेमंत शर्मा को खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें सारी चीजें सच्चाई हैं। इसका अभी खंडन कहीं से नहीं आया, विदेश मंत्रालय ने नहीं कहा है कि भाई पासपोर्ट असली है या पासपोर्ट है कि नहीं है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, तो अभी इसमें जांच पड़ताल चल रही है। हेमंत बिश्व शर्मा खाली नूरा कुश्ती कर रहे हैं, अभी वो कुछ कर पाएंगे, मुझे इस पर थोड़ा संशय है जी। बिल्कुल ठीक है। उधर अरविंद केजरीवाल ने एकदम गदर काट दिया, कोर्ट में खड़े होकर जज से कह दिया आप संघ के कार्यक्रम में नहीं है, मुझे आप पे यकीन नहीं है, मेरा मन स्थिति ये मानने को तैयार नहीं है कि आप न्याय दे पाएंगे। कितना बढ़िया हुआ, काश बेला त्रिवेदी जब सुप्रीम कोर्ट की जज थी, उमर खालिद के मामले में उमर खालिद ने भी कह दिया होता कि बेला त्रिवेदी जी आप पे यकीन नहीं है, क्योंकि आप असम के, आप गुजरात के उस पृष्ठभूमि से आई हैं, अब अमित शाह जी की उस पृष्ठभूमि से आई हैं कि आप मेरी जमानत नहीं देंगी। अब ये जो नया चलन हुआ है कि जज जो है संघ में जाके गणेश परिक्रमा, संघ परिक्रमा कर रहे हैं, अब नेता अगर मुंह पे बोलेंगे इनको, तो इनके मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे जज लोग। संजय देखिए, ये कोई नई बात अभी नहीं है, ये लोगों को पता लग रही है, इसलिए है। पिछले 10 साल में कितने जज बने हैं और उनका आरएसएस से, संघ से, भारतीय जनता पार्टी से क्या नाता है, इसकी अगर आप जांच कर लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और ये नई परंपराएं शुरू हो गई हैं, और उन जजों ने भी पूरी भूमिका निभाई है, वो भी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हाँ हमारा संबंध आरएसएस से है। जज एक माननीय जज होता है, और माननीय जज का एक ओरा होता है, और वो कभी भी इस तरह से नहीं दिखाते कि वो किसी एक पक्ष के, किसी एक जाति के, किसी एक मजहब के, किसी एक समाज के या किसी एक वर्ग के हैं, या उस तरफ उनका झुकाव है, भले ही वो अंदर कुछ भी कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि जजों की कोई शिकायत नहीं होती, हजारों की संख्या में जजों की शिकायतें हैं, मैंने लिखा है संजय जी, ये बताऊं। दूसरी बात ये देखिए, आप न्यायपालिका को छोड़िए, न्यायपालिका में तो चल ही रहा है, अब सेना में भी शुरू कर दिया इन्होंने। कर्नल पुरोहित जो 2018 के मामले में जो जिनके ऊपर केस चल रहा था, अब जैसे ही वो बरी हुए हैं, उनको सेना में पदोन्नति दे दी है। तो इससे एक नई बहस देश में छुड़ गई है, क्या आप राजनीति के लिए सेना का भी प्रयोग करेंगे, सेना को भी यूज करेंगे, आप सेना पे भी आके आप राजनीति करेंगे। तो ये नई नई परंपराएं इन पिछले कुछ सालों में शुरू हुई हैं, जो मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होंगी, जो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केपी मलिक साहब, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, बातचीत। तो ये थे केपी मलिक जी, पूरी विस्तार से आपने बातचीत सुनी। ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय बहुत ज्यादा पतन हो रहा है, क्योंकि लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार का चरित्र और चेहरा सामने आ रहा है, दुनिया भर में हमारी फजीयत सामने आ रही है, पाकिस्तान के नंबर बढ़ते जा रहे हैं और विश्व गुरु खोते जा रहे हैं। विश्व गुरु असम में और बंगाल में चुनाव में व्यस्त हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कि देश में महंगाई कितनी बढ़ रही है। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, और मैं थोड़ी सी मदद की आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप मुझे प्यार करते हैं, एक नया चैनल है जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, बराबर में लोगो है जज संजय, मैं चाहता हूं आप लोग देखें, क्योंकि उसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, हंसी खुशी मजाक जो मैं कर रहा हूं, जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा सा चैनल है, आपको अच्छा लगेगा। तो मेरी इतनी मदद करिए, यूट्यूब खोलिए, जज संजय डालिए, सब्सक्राइब करिए, और नीचे जरूर लिखिए कि मैंने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, मुझे खुशी मिलेगी। शुक्रिया, थैंक यू।